वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आयरन का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, अर्थात लोहे का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि लोहा आपने देखा है आपके घर में या आपके आसपास, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो कि लोहे से ना बनी हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि लोहा जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी सबसे ज़्यादा, सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु हमारी जो है वो लोहा है। तो इसके कौन कौन से मुख्य अयस्क होते हैं और किस अयस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है वो हम अभी देखेंगे। और वैसे भी जितने भी आप धातुओं के बारे में पढ़ रहे हैं उनके अयस्क को याद कर लीजिए, क्योंकि वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लोहे के मुख्य अयस्क, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोहे के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं। अच्छा, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि लोहे का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Fe, ऐसे लिखते हैं हम आयरन को। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये कभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा जाता है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, एटॉमिक नंबर, और प्रतीक होता है Fe। अब मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि आयरन के, लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिखिए मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe3O4। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि लोड स्टोन क्या है, तो मैग्नेटाइट को ही हम क्या कहते हैं, लोड स्टोन भी कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट अयस्क जो होता है वो होता है हेमेटाइट। सूत्र होता है Fe2O3, और इसको कहते हैं रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का रेड ऑक्साइड। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट अयस्क जो है वो है सिडेराइट। सूत्र है FeCO3। ठीक है, और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट अयस्क है वो है लिमोनाइट। इसका सूत्र होता है FeOOH.NH2O। ये N इज़ द नंबर, वाटर मॉलिक्यूल के कितने नंबर हो सकते हैं वो N से दिया गया है। तो ये आपने जो है 4 इम्पॉर्टेंट अयस्क लिखे, 4 इम्पॉर्टेंट ओड्स आपने लिखे। सबसे पहले मैग्नेटाइट Fe3O4, जिसे हम लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हेमेटाइट Fe2O3, जिसे हम रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन भी कहते हैं। सिडेराइट FeCO3 और लिमोनाइट FeOOH-NH2O। अब ये 4 अयस्क हैं हमारे पास, इनमें से किस अयस्क से हम आयरन का निष्कर्षण करेंगे या लोहे का निष्कर्षण करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लोहे का निष्कर्षण जो है वो मुख्यतः किया जाता है, मोस्टली किया जाता है हेमेटाइट से। क्यों किया जाता है हेमेटाइट से? क्योंकि हेमेटाइट से लोहे का जो निष्कर्षण होता है वो हमें सस्ता पड़ता है।
तो हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं या हम उसी अयस्क को यूज़ करते हैं जिससे हम सरलता से धातु का निष्कर्षण कर सकें। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि हम उन्हीं अयस्कों का प्रयोग करते हैं। अयस्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसी अयस्क का प्रयोग निष्कर्षण में किया जाता है जिससे हमें आराम से और सरलता से सस्ते में हम धातु को निकाल लें अलग। तो यहाँ पे हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हेमेटाइट ही वो अयस्क है जिससे हम लोहे को आसानी से निष्कर्षित कर सकते हैं एक लो कॉस्ट पे। ठीक है, अब इसके डिफरेंट स्टेप्स आते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। मैंने कहा जिंक के निष्कर्षण में मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, 3-4 स्टेप होते हैं, लेकिन सब के लिए वो अलग अलग होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा अयस्क ले रहे हैं। तो अगर ऑक्साइड की फॉर्म में अयस्क हैं तो अलग प्रोसेस होती हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में है तो अलग होती हैं, सल्फाइड के फॉर्म में है तो अलग होती हैं। लेकिन एक कॉमन जो चीज़ होती है वो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होती है, अयस्क को कूटकर तथा पीसकर चूर्णित कर लेना। ये सब में इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। और मैंने आपको कहा भी था कि अक्सर जो आपके ओर्स होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं और क्रिस्टल फॉर्म्स से हम उनको कूट कर और पीस कर उनका चूर्ण बना लेते हैं ताकि हमको निष्कर्षण में आसानी हो। तो फर्स्ट स्टेप जो है सब में कॉमन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है हमारा सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अब सांद्रण में आप कौन सी विधि यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका जो है अयस्क किस प्रकार का है। तो सांद्रण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका लोहा है इसका सांद्रण जो होता है, लोहे के अयस्क का सांद्रण हाइड्रोलिक वॉशिंग विधि तथा चुंबकीय, क्योंकि आयरन है तो चुंबक की तरफ ये अट्रैक्ट होगा ही, तो हम इसका सांद्रण जो है हाइड्रोलिक वॉशिंग विधि तथा चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है। देखिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग में, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, कुछ नहीं जैसे वॉशिंग करते हैं वैसे ही वॉशिंग होती है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो हमने महीन चूर्ण बना रखा है अयस्क का, पाउडर्ड ओर मैंने लिखा है, महीन चूर्ण जो बना रखा है अयस्क का, आप यहाँ से उसे डालते हैं। ये एक तिरछा सेटअप अरेंजमेंट किया गया है, एक इंक्लाइंड प्लेन तिरछा सेटअप यहाँ पे किया गया है, जहाँ से आप पानी डालेंगे। ये नल है यहाँ पे, यहाँ से आप पानी डालेंगे, बहुत तेज गति से आपको पानी डालना होगा और यहाँ से आप जो है अयस्क को डालेंगे। तो सभी जानते हैं कि लोहा क्या होता है, भारी होता है। तो लोहा जो है जैसे ही आप पानी की बौछार इस पर करेंगे ये पानी के साथ आएगा फटाफट फटाफट आके। अब क्योंकि भारी है तो ये पहले ही जो है यहाँ गिर जाएगा, इस वाले पात्र में गिर जाएगा। लेकिन बाकी जो आपके जो बाकी और अशुद्धियाँ हैं, इसमें मिट्टी है, ये यहाँ से आती हुई और इधर जो है इस वाले पात्र में जमा हो जाएंगी। यानी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो अशुद्धियाँ होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो अयस्क तो आ जाएगा हमारा इधर, क्योंकि अयस्क जो है भारी है, लोहा जो होता है भारी होता है, तो वो जो है अपने को पहले ही अलग कर देगा, जबकि बाकी चीज़ें जो हैं
पानी के साथ बहती बहती फटाफट यहाँ से जो है इधर की तरफ आएंगी और इधर से जो है और अलग हो जाएंगी, यहाँ से निकल जाएंगी बाहर। ऐसा कुछ अरेंजमेंट, इसको हम कहते हैं वॉशिंग। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम चावल को धोते हैं बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, चावल को पानी से धुलते हैं, ऊपर ऊपर जो गंदगी चावल नीचे बैठ जाता है और जो गंदगी होती है वो ऊपर से आप पानी के साथ उसको बाहर निकाल लेते हैं। कुछ ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है कि मैं दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, पानी की तीव्र बौछार करेंगे, यहाँ से आप पाउडर्ड फॉर्म में जो है अयस्क को डालेंगे। पानी की तेज धारा के साथ बहते बहते जो है अयस्क जो है, क्योंकि भारी होता है, लोहा भारी होता है, वो कहाँ बैठ जाएगा, इस वाले पात्र में बैठ जाएगा। जबकि पानी की धारा के साथ जो अशुद्धियाँ होंगी, मिट्टी हो गई और बाकी जो भी चीज़ें हैं, वो यहाँ से दूसरे पात्र में निकल जाएंगी। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो होता है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। अच्छा, सांद्रण की एक विधि तो आपकी ये हो गई। दूसरी आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कहा क्योंकि आयरन जो है वो चुंबक की तरफ अपना जो है बिहेवियर शो करेगा, तो आप इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि को भी ले सकते हैं। एक तरफ तो आप ये करवाएंगे, उसके बाद आपको और अच्छे से सांद्रण करवाना है आयरन के अयस्क का आपको और अच्छे से सांद्रण करवाना है, तो आप चुंबकीय पृथक्करण विधि भी अपनाएंगे। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि कैसे होती है, जैसे आप पहले से ही देखते आए हैं, आपने देखा होगा आपके गांव में, या जब भी आपने देखा होगा गेहूं पीसने वाली जो मशीन होती है, तो जैसे उसके फट्टे होते हैं इस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है, ऐसे 2 रोलर लगे होते हैं। ठीक है, इन 2 रोलरों में एक रोलर जो होता है आपका, वो आपका होता है चुंबकीय, यानी ये वाला रोलर जो है हम इसको कहेंगे ये कैसा होगा, मैग्नेटिक होगा। ठीक है, मैग्नेटिक होगा और यहाँ से आप क्या डालेंगे, अयस्क को डालेंगे। यहाँ से आपने डाला अयस्क। अब ये चक्के तो घूम ही रहे हैं, ये जो है ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं, तो बेल्ट जो है ये बेल्ट से होता हुआ अयस्क कहाँ आएगा, इधर की तरफ आएगा। ठीक है, और इधर आपने क्या लगा देने हैं, आपने 2 पात्र लगा देने हैं, यहाँ पे ऐसे करके 2 पात्र लगे हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये घूमेगा, ये घूम के यहाँ आएगा और यहाँ आके जो अयस्क है, जो आपका आयरन का जो अयस्क है वो तो इधर इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा आयरन के अयस्क। और क्योंकि जो गंदगी होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं, तो वो यहाँ से सीधे जो है इधर की तरफ बह जाएंगी, इधर की तरफ उड़ जाएंगी वो। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, जो अशुद्धियाँ होगी वो इस वाले पात्र की तरफ आ जाएंगी। जबकि क्योंकि ये कैसा है, मैग्नेटिक है, ये आपकी जो है आपने जो लिया है ये मैग्नेटिक है, और आयरन जो है मैग्नेट की तरफ जो है अपना बिहेवियर शो करता है, तो इससे चिपकेगा और फाइनली कहाँ आके गिरेगा, इस वाले पात्र में आके गिरेगा। इसको हम कहते हैं, ये जो अरेंजमेंट आपने अभी देखा है इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो आयरन का जो अयस्क है उसको आप किस तरह से सांद्रण, उसका सांद्रण आप 2 विधियों के द्वारा कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसमें कि आपको पानी के साथ जो है अयस्क को धोना है, और दूसरा जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें जो है चुंबक के माध्यम से आप आयरन को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ तक तो हो जाता है हमारा सांद्रण, जो मैंने आपको लिखा दिया कि आयरन अयस्क का सांद्रण हम हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो अयस्क जो है हमारा वो कौन सा है हमारा, हमने कहा था हम हेमेटाइट से कर रहे हैं, और हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। तो ये हमारा क्या हो गया, सांद्रित अयस्क हमको मिल चुका है। अब हमें इसमें से क्या अलग करना है, देखिए क्योंकि ये तो ऑक्साइड की फॉर्म में है, हमें इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को अलग करना है। अगर हमने ऑक्सीजन को अलग कर दिया यानी हमें इसका अपचयन कराना है। ठीक है, ऑक्सीजन के अलग होते ही हमें क्या मिल जाएगी, आयरन मिल जाएगी। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे कि हम हो सकता है दूसरा अयस्क लेते, अगर हम क्या लेते, FeCO3 लेते, सिडेराइट को लेते, तो ऐसे में हमको क्या करवाना पड़ता, इसका जो है निस्तापन करवाना पड़ता हमको। मैं आपको
अच्छे से यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर अभी तो हमारे पास जो अयस्क है वो हमारे पास कौन सा है, Fe2O3 है, ठीक है, Fe2O3 है हमारा सांद्रित अयस्क। लेकिन अगर आपका अयस्क कौन सा होता, आपका अयस्क जो है FeCO3 होता, FeCO3 आपका अयस्क होता, तो इसके लिए आपको क्या कराना पड़ता, इसका निस्तापन कराना पड़ता, ठीक है। और निस्तापन करके ये किस में बदल जाता, FeOCO2। मैं यहाँ पे लिख दूँ निस्तापन, और मैं आपको बता दूँ निस्तापन का मतलब क्या होता है। निस्तापन को आप लिखेंगे अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की विधि निस्तापन कहलाती है। कल आपने भर्जन पढ़ा था, भर्जन में मैंने कहा था कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है, और अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना जो है निस्तापन कहलाता है। ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, इसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कि भर्जन और निस्तापन में क्या डिफरेंस है। तो आपको मालूम है कि भर्जन का मतलब होता है अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना, और निस्तापन का मतलब होता है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। तो मैंने कहा कि अगर अयस्क हमारा सिडेराइट होता तो बाकी प्रोसेस तो वैसे ही होती जैसे अभी तक हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक और स्टेप जुड़ जाता निस्तापन का, जिसमें हम क्या करते, FeCO3 को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते, जिससे ये हमारा आयरन ऑक्साइड में बदल जाता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अलग निकल जाती। लेकिन अयस्क तो हमारा ये है, ठीक है। आपका जो है हमने हेमेटाइट लिया है यहाँ पे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी हमने अभी तक तो सिर्फ क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा सांद्रण कैसे किया जाए। अब हम क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क का अपचयन। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट आयरन के निष्कर्षण में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है कि इसका अपचयन कैसे किया जाता है, क्योंकि सांद्रित अयस्क का अपचयन जो है वो वात्य भट्टी में किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस जिसे हम कहते हैं, वात्य भट्टी में किया जाता है। तो वात्य भट्टी का सचित्र वर्णन भी पूछा जाता है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज है, सांद्रित अयस्क का अपचयन वात्य भट्टी में, ठीक है। तो अब ये कैसे करते हैं, इसको विद डायग्राम में आपको बताती हूँ। तो सांद्रित अयस्क का अपचयन जो है वात्य भट्टी में किया जाता है, और देखिए वात्य भट्टी का चित्र कुछ इस तरह से होता है, ऐसा हमारा वात्य भट्टी का चित्र होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसमें वात्य भट्टी में अपचयन किया जाता है, और अपचयन किसके माध्यम से किया जाता है, कार्बन के माध्यम से। सांद्रित अयस्क का अपचयन वात्य भट्टी में, सांद्रित अयस्क का अपचयन वात्य भट्टी में कार्बन के माध्यम से, कार्बन द्वारा, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाता है, वात्य भट्टी का चित्र जो है आप देखिए, इसमें इस तरह से कुछ ऐसे होता है, पूरा इसमें नहीं आ पा रहा है, आप लोग ऊपर मैं इसको करूंगी तो देख लेंगे। देखिए ये वात्य भट्टी का मुंह होता है, और यहाँ पे क्या डाला जाता है, यहाँ पे जो है अयस्क प्लस कार्बन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डाला जाता है। ये तीन चीज़ें डाली जाती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो किसका है, कार्बन का है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कार्बन का जो है, कार्बन क्यों लिया जाता है अपचयन करवाने के लिए।
आयरन का अपचयन करवाने के लिए कार्बन को क्यों लिया जाता है? तो मैं आपको आंसर बता दूं, क्योंकि जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, कार्बन उसमें आयरन से ऊपर होता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी जो है उसमें कार्बन जो है आयरन से ऊपर होता है, तो वो कार्बन को रिप्लेस कर सकता है। इसलिए क्या किया जाता है? कार्बन का यूज़ किया जाता है, अपचयन करवाने में कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो वात्य भट्टी में पूरा इसमें नहीं आ रहा है, आप देखिए ज़रा, मैंने कहा ये मुंह है वात्य भट्टी का, और यहाँ पे हमें क्या लेना है? अयस्क लिया है हमने। अयस्क कौन सा है? आपका Fe2O3 आपने ये लिया है। दूसरे नंबर पे आपने क्या लिया है? कार्बन लिया है साथ में, क्योंकि यही इसकी इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं आपको रिएक्शन के माध्यम से बताऊंगी क्या क्या होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लिया जाता है ये भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे कुछ 5 स्टेप हमारे जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले पूरा आप डायग्राम देख लीजिए, इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बता दिया कि ये मुंह है और ये अलग अलग क्षेत्र हैं, यानी ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है इसमें ये अलग अलग कॉलम होते हैं। यहाँ तक ये आपकी बुक में भी बना हुआ होगा, मैं इसको आपको रफली मैंने बनाया है, आप समझ लीजिए इसमें कि ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं और इनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? यहाँ का जो पहला स्टेप होता है इसमें कार्बन जो है, यहाँ ये आप जगह देख रहे होंगे, ये नीचे से जो है वायु जो है प्रवाहित की जाती है। ब्लास्ट फर्नेस में नीचे की जगह ये जो दे रखी है इसमें क्या होती है? वायु प्रवाहित की जाती है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा इसमें स्टेप 1 होता है। सेकंड स्टेप जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कार्बन, क्योंकि हमने तो कार्बन डाल रखा है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है कि Fe2O3 जो हमारा आयरन का ऑक्साइड है, ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और यही कार्बन मोनोऑक्साइड इसको अपचयित कर देगा। क्या बना देगा इसका? ये बना देगा Fe, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड में 2Fe + 3CO2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ये तीसरे स्टेप से जो ये आपका आयरन बना है, फोर्थ स्टेप आपका क्या होता है कि अब क्योंकि ये तो टेम्परेचर यहाँ इतना ज़्यादा है, तो ये गलित अवस्था में, गलित जो Fe है ये कहाँ की तरफ बहने लग जाता है? गलित Fe जो है, आयरन जो है, बहाव तल की तरफ का बहाव, गलित Fe का बहाव तल की ओर। अब यहाँ से ये बहने लग जाता है, और कहाँ बहने लग जाता है? ये देखिए आप, यहाँ से बहता है और इधर की तरफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि क्या होता है, ये भारी होता है, तो ये तल की तरफ आ जाता है। गलित अवस्था में गलित आयरन जो है तल की तरफ आता है, और यहीं पे देखिए नल लगा हुआ है, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ से जो है ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। जबकि ये जो आपका फिफ्थ स्टेप है इसमें क्या होता है? इसमें CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? आपने लिया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है CaO + CO2 में। और ये CaO क्या काम करता है कि आयरन के साथ जो SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड जैसी, जो डाइऑक्साइड जैसी जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये CaO, यहाँ से जो हमें CaO मिला है, ये SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम सिलिकेट में, SiO3 में, CaSiO3 में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? धातुमल कह रहे हैं। ये स्लैग बना लेता है, और ये कहाँ? क्योंकि स्लैग हल्का होता है, ये ऊपर ऊपर तैरता रहता है, तो ये जो है ऊपर के कॉलम से यहाँ जो नल फिट कर रखा है इसके माध्यम से बाहर आ सकता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट आपके स्टेप्स होते हैं आयरन के जो है अपचयन के लिए। 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। मैं इनको दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ।
देखिए आप यहाँ से समझना शुरू करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं। जो ये स्टेप फोर्थ है आपका, अभी मैं चलो यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन का कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। सेकंड स्टेप होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का दोबारा कार्बन के साथ कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना। थर्ड स्टेप ये इम्पॉर्टेंट है आपका, क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेप में अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, Fe2O3 के साथ ये कंबाइन होता है और आयरन का क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो आपकी ये जो पूरे स्टेप हैं, ये जो हम स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, स्मेल्टिंग। इसको कहते हैं स्मेल्टिंग, या इसको किस नाम से भी जाना जाता है, प्रगलन। प्रगलन या स्मेल्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थर्ड स्टेप आपने देख लिया कि इसमें क्या होता है। इसमें टेम्परेचर जो होता है ये कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 975 केल्विन टू 175 केल्विन। इसके लिए, इस वाले प्रोसेस के लिए आपका जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 975 केल्विन से 1075 केल्विन के नियर अबाउट होना चाहिए। और फोर्थ स्टेप में तो मैंने आपको बताया ही है कि गलित आयरन वात्य भट्टी की तली की गलित आयरन वात्य भट्टी की तली की ओर बहकर तल में बैठ जाता है। भारी होता है तो सबसे बॉटम में वो कलेक्ट हो जाता है। गलित आयरन वात्य भट्टी की तली की ओर बहकर तल में बैठ जाता है। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है आपका, फिफ्थ इम्पॉर्टेंट स्टेप इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने लिया है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। किस में डिकम्पोजिशन हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 में। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और यहाँ से इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या काम करता है, क्योंकि आयरन के साथ जो है सिलिका जो होता है वो अशुद्धि के रूप में रहता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके, सिलिका के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, धातुमल बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और ये धातुमल अलग हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वात्य भट्टी में आयरन से ऊपर जो कॉलम होता है, यहाँ ये देख लीजिए आप, आयरन से ऊपर जो कॉलम है धातुमल का, ये यहाँ से निकल के, क्योंकि हल्का होता है आयरन से, और ये निकल के यहाँ जो है आ जाता है। तो ये स्टेप्स आपने देखे, ये अलग अलग स्टेप्स थे कि कैसे कैसे जो है आयरन का निष्कर्षण किया जाता है। और इस विधि से प्राप्त जो आयरन होता है, अभी हमें जो आयरन मिला, इसके बाद वात्य भट्टी में जो जमा था आप उसको अलग से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो लोहा अभी आपको प्राप्त हुआ, जो आयरन आपको प्राप्त हुआ, इसको हम कहते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वात्य भट्टी से प्राप्त गलित लोहे को कच्चा लोहा जिसे हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। वात्य भट्टी से प्राप्त गलित लोहे को कच्चा लोहा कहा जाता है और इसे इकट्ठा करके, देखिए कच्चा लोहा जो होता है, कच्चा लोहा आपका जो है अशुद्ध रूप होता है। लोहे का सबसे अशुद्ध रूप जो होता है वो कच्चा लोहा होता है। तो कच्चे लोहे को हम इकट्ठा करते हैं, वात्य भट्टी से जो हमें मिलता है वो कच्चा लोहा ही होता है। फिर इसे इकट्ठा करके जो है ढलवा लोहा, जिसे कि हम
कास्ट आयरन कहते हैं, प्राप्त किया जाता है तथा ढलवा लोहे से पिटवा लोहा, जिसे कि हम कहते हैं रॉट आयरन, और रॉट आयरन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वात्य भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है वो आपका जो है कच्चा लोहा होता है। फिर कच्चे लोहे को इकट्ठा करके ढलवा लोहा प्राप्त किया जाता है और ढलवा लोहे से पिटवा लोहा प्राप्त किया जाता है। पिटवा लोहा जो होता है वो लोहे का शुद्धतम रूप होता है। सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है लोहे की वो आपकी जो है पिटवा लोहा होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है ये कैसे कैसे निष्कर्षित किया गया आयरन को। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्य भट्टी का जो चित्र था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। और भी इसमें पूछा जाता है कि लोहे के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, लोहे के उपयोग, तो लोहे के उपयोग बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने अभी भी कहा कि आप अपने आसपास देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो कि लोहे से ना बनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में अब स्टेनलेस स्टील के निर्माण में आपने देखा होगा इसमें मुख्य संगठन जो होता है वो आयरन का होता है। आयरन Fe इसमें 73% होता है। ये एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसमें 73% आयरन होता है। फिर क्रोमियम होता है इसमें 18%। ठीक है, और निकल होता है इसमें 8%, तथा कुछ मात्रा इसमें किसकी होती है, कार्बन का भी कुछ परसेंटेज होता है। और आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील का जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका। देखिए मैं इसी में बता रही हूँ, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में। तो स्टेनलेस स्टील कहाँ कहाँ यूज़ होता है, घरेलू बर्तन, जितने भी आपके पास आपने बर्तन देखे होंगे वो ऑलमोस्ट किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के। ठीक है, ब्लेड होती है दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज़ की जाती है, ब्लेड वो होती है। इसके अलावा सजावटी वस्तुएं, बहुत सारा लोहे के तो आप बहुत सारे जो हैं उपयोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्थायी चुंबक बनाने के लिए भी, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो स्थायी चुंबक बनाने में ये आपके किसके उपयोग हैं, स्टेनलेस स्टील के उपयोग। और स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, ये एक मिश्र धातु है, जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या है। आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% और कुछ मात्रा में आपका जो है ये कार्बन होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यानी लोहे का और उपयोग कहाँ होता है, तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए तार बनाने में, तार, जंजीर, कृषि के सामान, कृषि यंत्र हम कहेंगे इसको, आदि। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है रेलवे स्लीपर्स, नालों के पाइप, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बताइए कि क्या नहीं है जो आपका नहीं बना है लोहे से। ठीक है, और खिलौने भी बनते हैं, स्टोव, ये जो हैं इनको बनाने में, स्टोव बनाने में। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, आपको जो जो ध्यान आता है आप वो लिख सकते हैं। तो इस्पात, पूरी जो आपकी इंडस्ट्री है ये सारी किस पे डिपेंड करती है, इस्पात बनाने में जितनी भी सामान हैं ये सब चीज़ें जो है सब डिपेंड करता है आयरन पे। तो लोहे के उपयोग भी आप यहाँ से लिख चुके हैं। तो आई होप कि ये आपको जो है समझ आ चुका होगा।
जो जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे निष्कर्षण किया जाता है, कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं। तो दोबारा भी मैं बताऊंगी कि आयरन के जो अयस्क हैं इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, और वात्य भट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये वीडियो जो है आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।